गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कांडो रिएक्टर, ओके, एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टर के बारे में, लास्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, आज हम लोग ये लास्ट वाला रिएक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, लिक्विड, सॉलिड, कूल्ड रिएक्टर, और आज का है जो है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की फिगर सबसे पहले देखते हैं। तो ये है जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की फिगर अभी हम लोगों ने देख ली यहाँ पे। ओके, तो समझो कि इसमें क्या मेन कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारा रिएक्टर है। ओके, यहाँ पे यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 जो ये है यूज होता है वैसे। ओके, तो समझो कि ये है हमारा रिएक्टर कोर, ठीक है, ये है रिएक्टर हमारा पूरा। तो ये रिएक्टर कोर है, ठीक है। देन कूलेंट हम लोग यहाँ पे CO2 और He, ओके, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एज अ कूलेंट। ये हमारी प्राइमरी सर्किट है, ठीक है। ये फीड पंप है, ओके, जो कूलेंट को रोटेट कराता है, ठीक है। ये है हीट एक्सचेंजर, यानी ये सेकेंडरी सर्किट है। समझो सेकेंडरी सर्किट ये में समझो टर्बाइन, कंडेंसर और फीड पंप का यूज होता है, वो है सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। तो एक्चुअल में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या। हम लोग इन्होंने कंस्ट्रक्शन देख लिया वैसे, उसकी फिगर को देख लिया वैसे। ओके, तो कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से है और बात करते हैं, ओके, और वर्किंग उसका किस हिसाब से बात करते हैं। ओके, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आर दोज हुज न्यूटन आर नॉट स्लोली डाउन बाय अ मॉडरेटर। यहाँ पे समझो कि कोई मॉडरेटर के थ्रू कोई भी जो हमारा न्यूटन है वो स्लो डाउन नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्टर जो है वो समझो एक रॉ मटेरियल को हमारे जो समझो कि रिक्वायर्ड मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए जनरली यूज होता है। ओके, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है दे आर डिजाइन टू प्रोड्यूस हीट एंड आल्सो टू क्रिएट अ और ब्रीड अ न्यू फिसाइल मटेरियल। ओके, तो ये जो रिएक्टर है वो नए मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, फिसाइल मटेरियल को। ओके, तो समझो कि ये हीट तो प्रोड्यूस करता ही करता है, ठीक है। देन समझो कि ये नए मटेरियल को, नए फिसाइल मटेरियल को वो प्रोड्यूस करता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फर्टाइल मटेरियल इनटू फिसाइल मटेरियल इज नॉन ब्रीडिंग, इसलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। यानी समझो कि जो फर्टाइल मटेरियल जो हमारा है, ठीक है, उसको फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करने का ये काम करता है, ठीक है, इसलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। ओके, यानी ये नई ब्रीड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस रिएक्टर प्रोड्यूस अ मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम। तो ये जो रिएक्टर है वो जितना कंज्यूम करता है, यानी ये जो फर्टाइल मटेरियल को कंज्यूम करता है उससे ज्यादा वो फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। ओके, यहाँ पे जो समझो कि फिगर शोज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, फास्ट ब्रीडर पावर प्लांट। ओके, इन दिस रिएक्टर कोर कंटेनिंग एनरिच यूरेनियम 235, यहाँ पे जो कोर जो होता है, यहाँ पे ये जो कोर है इसका, रिएक्टर कोर जो है हमारा, ओके, उसमें एनरिच यूरेनियम 235 इज सराउंडेड बाय दिस ब्लैंकेट। ओके, तो ये ब्लैंकेट यानी समझो कि इर्द गिर्द का जो समझो एरिया है उसके पास समझो यहाँ पे यूरेनियम 235, एनरिच यूरेनियम 235 होता है। ओके, तो समझो कि जो कोर है हमारा वो सराउंडेड बाय यूरेनियम 235, ओके, थिक ब्लैंकेट ऑफ डिप्लेट fertile material of uranium 238। Okay, as fast neutron used in nuclear fission there is no moderator। यहाँ पे कोई मॉडरेटर का यूज नहीं होता है। मॉडरेटर यानी समझो कि यूरेनियम को स्लो डाउन करने के लिए जो हैवी वाटर, और हम लोग वाटर का यूज करते हैं नॉर्मली, बराबर, उसको हम लोग मॉडरेटर बोलते हैं वैसे। ओके, तो द फर्टाइल मटेरियल यूरेनियम 238 एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय fissioning of uranium 235, okay, and produce secondary fissile material plutonium 239। ओके, तो समझो कि ये जो है वो, ये जो रिएक्टर है वो फर्टाइल मटेरियल यूरेनियम 238 को, ओके, यूरेनियम 238 को ये जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ओके, द फर्टाइल मटेरियल ऑल ऑफ यूरेनियम 238 एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। ओके,
जो फर्टाइल मटेरियल है वो यूरेनियम 238 जो है वो उसको वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोड्यूस बाय फिशनिंग ऑफ यूरेनियम 238 एंड सेकेंडरी फिसाइल मटेरियल। यानी यहाँ पे समझो कि 238 को कंज्यूम करता है, ओके, यूरेनियम 238 को कंज्यूम करता है, और समझो कि प्लूटोनियम यूरेनियम 235 को और प्लूटोनियम Pu-239, ये दोनों मटेरियल समझो कि जो हमारे फिसाइल मटेरियल है उसको प्रोड्यूस करता है ये रिएक्टर जो है वो, ठीक है, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी बात करते हैं थोड़ा सा प्लूटोनियम 239 पर। तो प्लूटोनियम 239 पार्टिसिपेट्स इन द चेन रिएक्शन एंड फिशन टू प्रोड्यूस हीट सिमिलर, ओके। तो यूरेनियम जो प्लूटोनियम 239 जो है वो समझो चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और समझो साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है। इफ ब्लैंकेट ऑफ थोरियम 232 is placed around enrich 235, okay, and get converts into uranium 233, okay, which is also secondary fissile material, okay. Since the India have massive reserve of thorium and limited resource of uranium, okay, डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। क्योंकि समझो हमारे पास यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया में क्या है कि हमारे पास एक समझो कि अच्छा सोर्स है रो मटेरियल का यहाँ पे, ठीक है। और जो हम लोग आज तक जो भी अभी तक जो भी हमारे जो फिसाइल मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, फिसाइल मटेरियल हम लोग बाहर से लाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी समझो कि बहुत सारा यूरेनियम है, ठीक है, जो रो मटेरियल यूरेनियम का, ठीक है। रो मटेरियल हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसी कोई भी समझो कि हमारे पास ऐसी कोई समझो कि ऐसा कोई ब्रीडर और रिएक्टर नहीं है कि जो नेचुरल यूरेनियम जो मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते, उसको हम लोग कंज्यूम करके समझो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो जो हमारा फिसाइल समझो कि जो फिसाइल मटेरियल है उसको हम लोग बाहर से लाते हैं, ठीक है। तो उससे अच्छा समझो हम लोग बहुत सारी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यहाँ पे इंडिया में समझो डाल दे, ठीक है। तो हम लोगों को बाहर से ये समझो कि हमारा जो फिसाइल मटेरियल है जो वो बाहर से नहीं मंगवाना पड़े, ठीक है। एज द लिक्विड मेटल रिएक्टर, दिस रिएक्टर वाज यूज्ड टू लिक्विड मेटल कूलेंट्स इन विच सोडियम इज यूज्ड एज अ प्राइमरी कूलेंट एंड अलॉय ऑफ सोडियम पोटेशियम इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी कूलेंट, ओके। तो यहाँ पे प्राइमरी कूलेंट में हम लोग सोडियम का यूज करते हैं, ओके, और सोडियम पोटेशियम को हम लोग सेकेंडरी कूलेंट में यूज करते हैं, सेकेंडरी सर्किट में, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे सेम सिस्टम हम लोगों ने देखा था वैसे, जो सबसे फर्स्ट जो हमारी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में 2 सर्किट थी उसके हिसाब से ही यहाँ पे सेम सिस्टम यूज होता है, ठीक है। Okay. The liquid sodium gets pulled in a primary heat exchanger, okay, and goes back to the reactor vessel via liquid sodium pump, okay। तो यहाँ पे क्या है कि जो लिक्विड सोडियम जो है वो उसका यूज होता है एज अ कूलेंट में, बराबर। लिक्विड सोडियम ट्रांसफर द हीट इन अ प्राइमरी हीट एक्सचेंजर टू द सेकेंडरी कूलेंट विच इन टर्न्स ट्रांसफर द हीट टू सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, ओके। तो यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में वो लिक्विड जो सोडियम है वो हीट ट्रांसफर करता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कूलेंट का काम समझो कि जो कूलेंट क्या है कि जो हीट को लेता है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टर में से जो हीट है उसको लेता है और वो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में हीट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। यानी प्राइमरी में हम लोग लिक्विड सोडियम, ओके, सोडियम का यूज करते हैं, ओके, और सोडियम पोटेशियम यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट में हम लोग यूज करते हैं और उसका हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट में एज हीट एक्सचेंजर के थ्रू हम लोग हीट यहाँ पे जनरेट करते हैं और जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ओके। जनरेटर समझो कि स्टीम टरबाइन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो नहीं ये तरीके से पूरा का पूरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वर्क करता है, ठीक है।
तो अभी बात करते हैं, द स्टीम इज यूज फॉर पावर जनरेशन इन स्टीम टर्बाइन। स्टीम यहाँ पे पावर जनरेशन करने के लिए यूज होता है। ओके, द मैकेनिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू जनरेटर। ओके, द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन इज कंडेंसेड इन द कंडेंसर। जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो यहाँ पे सेम कंडेंसर में कंडेंसेड होती है, ठीक है। The exhaust steam from the turbine is condensed in the condenser and sent back to the secondary heat exchanger. Okay, तो ये तरीके से पूरे का पूरी ये सर्किट रोटेशन होती रहती है। इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर न्यूट्रॉन शील्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग बोरॉन और ग्रेफाइट। ओके, तो न्यूट्रॉन की जो शील्डिंग है वो यहाँ पे बोरॉन और ग्रेफाइट के थ्रू की गई होती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गामा रेडिएशंस एंड शील्ड इज प्रोवाइडेड मेड ऑफ लेड और कंक्रीट विद द एडेड मैग्नेटिक और बेरियम। ओके, मैग्नेटाइट और बेरियम, ठीक है। तो समझो कि अभी हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। ये सिस्टम का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। ओके, तो इट गिव्स अ हाई पावर डेंसिटी देन एनी अदर रिएक्टर, देयरफॉर स्मॉल कोर इज सफिशिएंट। सबसे पहले तो ये स्मॉल कोर यहाँ पे सफिशिएंट है। मॉडरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। सेकेंडरी फिजिबल मटेरियल बाय ब्रीडिंग आर ऑब्टेन, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ न्यूट्रॉन इज स्लो। ओके, secondary fusible material by the breeding are obtained. Okay, then absorption of neutron is slow. Okay, और दूसरा कि यहाँ पे सोडियम एज अ कूलेंट नॉट बी प्रेशराइज्ड। ओके, अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। ओके, तो इट रिक्वायर हाईली एनरिच यूरेनियम फ्यूल। यहाँ पे जो है वो हाईली एनरिच यूरेनियम फ्यूल यूज होता है, यानी 15% ऑफ यूरेनियम 235। ओके, इससे पहले हम लोगों ने जो रिएक्टर देखा था, बराबर, उसकी बात करें अभी हम लोगों। तो हमने बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो देखा था उसमें 2.5% जितना एनरिच यूरेनियम यूज होता था। यहाँ पे हम लोग 15% यूरेनियम 235 यूज करते हैं। ओके, तो सेफ्टी मस्ट बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट मेल्टडाउन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि यहाँ पे हाईली एनरिच फ्यूल यूज होता है। ओके, थिक शील्डिंग इज नेसेसरी। ओके, यहाँ पे एक समझो कि थिक शील्डिंग यानी मोटी शील्डिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, न्यूक्लियर वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजेबल। ओके, तो न्यूक्लियर वेस्ट, कितने टाइप के न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं। ओके, तो उसकी बात करें। ओके, तो न्यूक्लियर वेस्ट पहले क्या है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एमिटेड नेग्लिजिबल रेडियो एक्टिव एमिशन ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। ओके, but the emission intensity is very high from the nuclear waste. Okay, तो इसकी emission की intensity very high, ज़्यादा होती है। Okay, it emits alpha beta and gamma rays and fast neutron which can destroy all living matters through which they pass within the area of around 160 square kilometer. Okay, तो समझो कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है वैसे। ओके, कि जो 160 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है उसको सब जगह पे वो समझो कि वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, समझो अल्फा बीटा और गामा रेज जो है, ठीक है। Therefore, those waste are disposed of in such a manner that it does not harm human or plant life. Okay, तो उसको डिस्पोजेबल करना बहुत ही ज़रूरी है एक प्रॉपर मैनर में, कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ और जो समझो कि दूसरी जो भी लाइफ्स है उसको वो हार्म नहीं क्रिएट करे, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेस्ट जनरली, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट कौन से तरीके के होते हैं। द वेस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द रिएक्टर आर क्लासिफाइड एज बिलो। ओके, तो समझो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट को कितनी तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला फिजन प्रोडक्ट्स। ओके, तो फिजन प्रोडक्ट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फिजन प्रोडक्ट्स आर इनिशियली रेडियोएक्टिव एंड decay with the emission of the beta and gamma rays until a स्टेबल आइसोटोप इज प्रोड्यूस्ड। ओके, ये है हमारे फ्यूजन प्रोडक्ट्स। ओके, देन एक्टिनाइड्स की बात करें। ओके, सेकंड जो है वो है एक्टिनाइड्स। दे आर प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्टर ड्यू टू द न्यूट्रॉन कैप्चर बाय द यूरेनियम। ओके, तो कुछ समझो ऐसे एक्टिनाइड्स है वो न्यूट्रॉन
को कैप्चर करके समझो यूरेनियम में से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एग्जांपल प्लूटोनियम, द एक्टिनाइड्स decay mainly by emission of alpha rays until a stable isotope of lead is formed. Okay, देन बात करते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन प्रोडक्ट्स। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन प्रोडक्ट्स की बात करें, okay, they are produced when the fast neutron are absorbed by the structural material in the reactors. Okay, cool reactors, coolants, fuel cladding. Okay, so the decay with the emission of beta and gamma rays. Okay, एग्जाम्पल जो है उसका, तो समझो कि वेस्ट, इतने तरीके के वेस्ट होते हैं, ठीक है। अभी समझो ये वेस्ट प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, उसका डिस्पोजेबल भी इतना ही जरूरी है, ठीक है। तो उसको डिस्पोजेबल करने के लिए कुछ समझो कि जो हमारे पास समझो करीबन 3 तरीके के वेस्ट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। जो वेस्ट है 3 तरीके के जो गैस समझो कि हमारे वेस्ट, उसको हम लोग डिस्पोज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ फिल्टर, स्क्रैप एंड जितनी भी सॉलिड मटेरियल्स जो हमारे जो पावर प्लांट में है, ठीक है, जैसे फिल्टर्स हैं, स्क्रैप मटेरियल, स्लज फ्रॉम द कूलिंग पाउंड, पीसीस ऑफ डिस्कार्ड फ्यूल एलिमेंट्स, कैन्स, स्प्लिटर्स, ये समझो जो भी समझो कंट्रोल रोड्स है, ये जो भी सॉलिड है उसको हम लोग सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ओके, वो सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ओके, there are many ways of disposing of solid fission products. Okay, solid waste are stored in a shielded concrete volutes. Okay, तो समझो कि combustible waste should be separated from the incombustible waste. उसको समझो कि combustible waste जो है उसको अलग करना पड़ता है जो incombustible waste से। ओके, और जो ये भी वेस्ट है, ओके, वेस्ट, कुछ वेस्ट जो है, ओके, दोज वेस्ट जो है आर stored underwater in an air-cooled shielding area from about 100 days so that radioactive may decay to sufficient low level. Okay, अभी समझो कि हम लोग नॉन combustible waste की बात करें, they are kept in biosilicate glass which is sealed by leak tight capsules. Okay, those capsules or volutes then stored in deep salt mines or buried deep in the soil or in a deep well drill in the stable ocean floor. Okay, तो उसको समझो कि जो हमारा नॉन कंबस्टेबल जो वेस्ट है उसको क्या करते हैं कि सॉल्ट कैप्सूल में उसको स्टोर करते हैं उसको। ओके, सॉल्ट कैप्सूल जो है वह विच सील्ड बाय द लीक टाइट कैप्सूल्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं। ओके, और समझो कि सॉल्ट के अंदर उसको स्टोर करते हैं और समझो कि डीपली उसको वेल्स में और ओशन में उसको डीपली अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और समझो कि इसके लिए जो वैकेटेड लोकल माइंस जो हमारी होती है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है फॉर द डिस्पोजेबल। ओके, ये हो गया सॉलिड वेस्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड वेस्ट। उसमें समझो कि डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन टू स्मॉल वॉल्यूम एंड स्टोरेज, दो तरीके के लिक्विड वेस्ट होते हैं। द स्पेंट फ्यूल इज dissolved in nitric acid and useful fuel is removed. Okay, leaving behind highly radioactive liquid waste। जो समझो कि क्या होता है कि जो हमारा जो लिक्विड वेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर से समझो कि जो यूजफुल चीजें जो है उस वो निकाल दी जाती है। ओके, liquid waste is also obtained due to the corrosion of erosion fuel element in the storage pound. Okay, the disposal of liquid waste in done in
टू वेज, सबसे पहले जो है वो डाइल्यूशन। द लिक्विड वेस्ट आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड एडजस्टिंग its pH value of diluted with the large quantity of water then released into the ground। okay, तो समझो कि जो pH वैल्यू है वो उसको समझो कि डाइल्यूट किया जाता है और समझो कि डाइल्यूट विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड देन रिलीज इनटू द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर उसको रिलीज किया जाता है। द डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसेस इज that there is a chance of contamination of the underground water if dilution factor is not adequate। okay, not dilution factor is not adequate। okay, most of the soluble radioactivity in the liquid most of the soluble radioactivity in the liquid effluent can be removed by iron exchange process before dilution। okay, तो क्या होता है समझो कि अगर समझो प्रॉपर तरीके से उसकी पीएच और सब कुछ मेंटेन नहीं किया हो तो वो जमीन में अंदर जो है वो नॉर्मल वाटर के साथ जो हमारा समझो कि अंडरग्राउंड वाटर है उसको समझो कि उसकी जो चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ओके, तो समझो कि वो उसके साथ मिक्स होने का चांस रहता है और वो हार्मफुल है। ठीक है, अभी बात कर समझो डाइल्यूशन की बात करी हम लोगों ने, देन बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टू स्मॉल वॉल्यूम्स एंड स्टोरेज। ओके, तो हाईली रेडियोएक्टिव लिक्विड वेस्ट आर कॉन्सेंट्रेटेड टू स्मॉल वॉल्यूम्स एंड स्टोर इन अ अंडरग्राउंड कॉन्क्रीट टैंक्स। ओके, उसको समझो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, देन उसको अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक है उसके अंदर स्टोर किया जाता है समझो, और जो कंक्रीट की जो टैंक है उसके अंदर स्टोर किया जाता है। ओके, care should be taken so that underground water is not able to enter the tanks, otherwise it may lead to underground water contamination। okay, अभी बात करते हैं गैसियस वेस्ट की। ओके, तो जो सबसे ओके गैसियस वेस्ट, तो रेडियोएक्टिव गैस इज लाइक अ क्रिप्टॉन, आइडियन, सॉरी कैसियम, ये जो रेडियोएक्टिव गैसेस है बराबर, हम लोगों ने इसमें से क्रिप्टॉन का नाम सुना होगा। ओके, देन समझो रेडियोएक्टिव गैसेस लाइक क्रिप्टॉन, आइडलिन, strontium and caesium comes out from the spent nuclear fuel discharge radioactive coolant। okay, it is necessary to monitor loss of radioactive carbon dioxide from the reactor। समझो कि ये सब चीजों का मॉनिटर किया जाता है जनरली। समझो कि the gases are generally diluted with air। okay, pass through filters and then released into the atmosphere through the large chimney। high radioactive gases can be collected into storage tank under the pressure and buried in the ground and disposable of the atmosphere when the radioactive level reduce with the time। okay, तो क्या होता है समझो कि जो गैसेस जो है हमारे ओके उसको अंडर प्रेशर उसको फिल्टर किया जाता है। ओके, जो भी समझो कि हार्मफुल गैसेस नहीं है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ओके, जो हार्मफुल गैसेस है उसको कलेक्ट करके उसको फिर से डिस्पोज करना पड़ता है और ग्राउंड लेवल पे। ओके, ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ समझो कि हम लोगों ने डिस्कस किए सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट के बारे में। ओके, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। ओके, तो समझो कि सबसे पहले बात करते हैं, आज हम लोग ये चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करें हम लोग बराबर, तो उसके एडवांटेजेस में क्या है। एडवांटेजेस ओके, तो समझो कि सिमिलर कैपेसिटी में समझो अभी सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस बात करते हैं थोड़ा सा फास्ट बराबर। तो स्पेस कम कम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, देन समझो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग बहुत ही कम हो जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे पावर प्लांट में बराबर। रिक्वायर्ड इजी एज कम्पेयर टू फ्यूल
इजीली और कम हम लोग यहाँ पे चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं नंबर ऑफ पर्सन, बहुत ही कम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन जो कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट जो है वो फॉर लार्ज साइज, द कैपिटल कॉस्ट इज लो फॉर द लार्ज साइज पावर प्लांट, रनिंग कॉस्ट इज कंपेरेटिवली विद थर्मल पावर प्लांट, ओके। इकोनॉमिकल है टू ऑपरेट, ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि ये समझो कि जो ह्यूमन लाइफ है उससे बहुत ही दूर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जनरली। एश हैंडलिंग डिस्पोजेबल, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। ये समझो कि लार्ज पावर डिमांड को ये समझो कि बेटर परफॉर्मेंस से और हाई लोड फैक्टर्स को ये मीट कर सकता है, ओके। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन प्रोड्यूस वैल्यूएबल फिसाइल मटेरियल इन अ ब्रीडर रिएक्टर। हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि ब्रीडर रिएक्टर में हम यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि हम लोग फिसाइल मटेरियल को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। Okay. Those plants can be located near the load center, which reduce the power distribution cost. Okay. तो समझो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को लेस कर सकता है, ओके। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन प्रोड्यूस वैल्यूएबल फिसाइल मटेरियल भी जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से, ओके। दोस प्लांट आर मोर रिलायबल इन ऑपरेशन एंड नॉट अफेक्टेड बाय द एडवर्स वेदर कंडीशन, ओके। अब समझो कि अगर कोई भी वेदर कंडीशन, समझो कि ठंड हो, ज़्यादा ज़्यादा गर्मी हो और बारिश का सीजन हो, तो ये प्लांट को कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरा कि नॉन पॉल्यूटिंग, अनलाइक समझो कि अनलाइक दोज प्लांट आर नॉन पॉल्यूटिंग अनलाइक कॉल और ऑयल फायर्ड पावर प्लांट्स, ओके। और दूसरा कि ये ग्रीन हाउस गैसेस को समझो कि कॉमिट नहीं करता है, ठीक है। अभी बात करते हैं उसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस, तो कैपिटल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई है, ओके। दोज प्लांट आर नॉट सुटेबल फॉर द वेरिएबल लोड्स, वेरिएबल लोड्स के लिए सुटेबल नहीं है। स्किल लेबर और टेक्नीशियंस रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर, और जिसके कारण क्या होता है, ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी बड़ी चैलेंज हमारे लिए यहाँ पे है, ये है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट आर नॉट डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉपर्टी विच वुड हैव इफेक्ट ऑन अ बोथ ह्यूमन एंड प्लांट लाइफ, ओके। Okay. The cooling water requirements for the nuclear power plant are more than the power plants. Hence, the cooling tower required for nuclear power plant are larger and costlier than the thermal power plant. Okay. Radioactive waste has been disposed of using concrete blocks kept in the ground or sea or ocean, which further increase the cost. Okay. तो अभी समझो की बात कर रहे हैं हम लोग एक क्वेश्चन की, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ये थियरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और उसकी साइट सिलेक्शन कि भाई कहाँ पे हमारा पावर प्लांट होना चाहिए, तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो, नेसेसरी टू लोड सेंटर के नज़दीक में हो, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन एरिया की वो मैटर करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मैटर करती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट और डिस्पोजेबल कैसे करें हम लोग, वो उसके ऊपर समझो कि साइट सिलेक्शन का जो ये थियरिकल क्वेश्चन है, आपको आप लोग ये आपका सेल्फ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जेट प्रपल्सन, ओके, चैप्टर नंबर 11, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना।